अगर किसी ने आज से 10 साल पहले वरुण बेवरेज में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर बन जाता। बट फिलिप फिशर जो कि कॉमन स्टॉक और अनकॉमन प्रॉफिट बुक्स को लिखे हैं, उन्होंने इस बुक्स में बताया है कि कैसे इस टाइप का मल्टी बैगर को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे 9 लेसन इस बुक से जो आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने में और फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे ऐसे कंपनी को आप ढूंढ सकते हो जो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। वो ट्रिक जिससे आप समझ सकते हो मैनेजमेंट कैसा है, और मैनेजमेंट को स्टडी करके आप आसानी से समझ सकते हो कौन सा कंपनी में आगे मल्टी बैगर बनने का ज्यादा स्कोप है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे आप रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ समझ सकते हो कौन सा कंपनी में आगे मल्टी बैगर बनने का चांस है। रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है जो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से पहले ही आप समझ सकते हो। और ये मेरा बात नहीं है, ये फिलिप फिशर ने अपना बुक्स में बताया है। वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सीक्रेट जिससे एक कंपनी सालों साल अपना प्रॉफिट को ग्रो कर सकता है। कैसे आप ऐसे कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो जो कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपना प्रॉफिट को ग्रो कर सकता है। वो कौन सा चीज है जिसको आपको एक कंपनी के अंदर देखना चाहिए, वो सारी चीज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 1, इंडस्ट्री ग्रोथ। सबसे पहले इंडस्ट्री ग्रोथ को आपको देखना है। अगर कोई भी इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो होता है तो उस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई मीडियोकर कंपनी भी हो, वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले इंडस्ट्री के ऊपर आपको ध्यान देना है, कौन सा इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। ये एक सीक्रेट है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करता है तो उस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई मीडियोकर कंपनी भी है, एवरेज कंपनी भी है, वो कंपनी भी पैसा बनाकर देता है। इसलिए फिलिप फिशर सबसे पहले इंडस्ट्री को चेक करते हैं, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। इसके बाद वो उस इंडस्ट्री का जो कंपनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ला इन ईवीज। टेस्ला का ह्यूज ग्रोथ जो आया है वो मेनली ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ की वजह से आया है। सेम टाटा मोटर के साथ भी है। टाटा मोटर्स का भी जो ग्रोथ आया है वो भी मेनली अभी ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ के वजह से ही आया है। ऑपोजिट एग्जांपल कोडाक। स्मार्टफोन आने के बाद कोडाक फोटोग्राफी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सिंकिंग हो गया, डाउन हो गया, जिसके वजह से कोडाक का जो स्टॉक है वो 66% से भी ज्यादा गिर गया। बट अगर आप देखोगे जैसे ईवी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 2020 से 2025 तक ग्लोबली 40% CAGR से ग्रोथ हुआ है, जिसके वजह से टेस्ला और टाटा मोटर्स जैसे कंपनी भी काफी रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर को। एंड ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो डिजिटल फोटोग्राफी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हुआ है। जैसे कोडाक का जो रेवेन्यू है वो 90% ड्रॉप हो गया है टॉप से, एंड जिसके वजह से कोडाक का स्टॉक भी 66% से भी ज्यादा गिरा है। सो इससे हम क्या सीख सकते हैं और इसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से पूछो कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो होने वाला है और ये इंडस्ट्री सिंकिंग इंडस्ट्री है। लुक फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। ऐसे इंडस्ट्री को चूज करो जो 10% और उससे ज्यादा ग्रो करे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इसके लिए आप डेटा को देखो, जैसे RBI, सेबी, इकोनॉमिक सर्वे, CMIE एंड कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कौन सा इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। रिमेंबर दिस, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो उसमें अगर मीडियोकर कंपनी भी है वो भी पैसा बना के दे सकता है। बट अगर इंडस्ट्री सिंकिंग इंडस्ट्री में है तो उसमें अगर बेस्ट कंपनी भी हो वो भी क्रैश कर जाएगा, वो भी डिक्लाइन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेसन 2, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जिस कंपनी के पास मोट है। अगर कोई कंपनी के पास मोट है तो वो अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना कॉम्पिटिटर्स से। ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे फॉलो करके आप टॉप कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसे कैसे करना है आगे में और डिटेल्स में इसे बताने वाला हूँ। फिलिप फिशर ने बोला है जो बेस्ट कंपनी होता है
उनके पास हमेशा मोट होता है। अगर किसी कंपनी में स्ट्रॉन्ग लास्टिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोट है, तो वो अपना कॉम्पिटिटर से काफी आगे रहता है। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स के पास डीलर नेटवर्क है, डेटा है एंड फास्ट डिलीवरी है, जो इसका मोट है, जिसे बीट करना कॉम्पिटिटर के लिए काफी हार्ड होता है। अनदर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मोट है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह में इनका नेटवर्क है, इनका प्रोडक्ट है, जिसे बीट करना एक न्यू प्लेयर के लिए काफी टफ होता है। ऑपोजिट एग्जांपल, ऐसा कोई स्टार्टअप जो एक न्यू स्टार्टअप है, फैंसी प्रोडक्ट है बट कोई मोट नहीं है, तो कॉम्पिटिटर आज के दिन में इसे इजीली कॉपी कर सकता है, कॉपी कर लेगा, कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर दे देगा एंड जिसकी वजह से इस टाइप का कंपनी फेल हो जाता है और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और इसे हम अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने आप से क्वेश्चन करो, आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें क्या कोई मोट है? उसमें ऐसा क्या है जो उस कंपनी को उसका कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे रख सकता है, जिसको उसका कॉम्पिटिटर को कॉपी करना काफ़ी हार्ड होगा? वो मोट कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रांड हो सकता है, जैसे लॉयल्टी हो सकता है, उस कंपनी के पास कुछ पेटेंट हो सकता है, कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है और रेगुलेटरी बैरियर हो सकता है, जिसमें एंट्री करना काफ़ी टफ होता है। तो इस टाइप का कोई भी मोड क्या इस कंपनी में है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछना है। रिमेंबर दिस, अगर कोई कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट है तो वो कंपनी स्टेबल होता है, उस कंपनी में ग्रोथ होता है, प्राइसिंग पावर होता है एंड वो कंपनी रियल लाइफ में प्रॉफिट बनाकर देता है और अपने इन्वेस्टर को पैसा बनाकर देता है। रिमेंबर, मोट इक्वल टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट, नो मोट इक्वल टू रिस्क। सो ऐसे कंपनी को ढूंढो जिस कंपनी में मोट है। इसे आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? नंबर 1, ऐसे कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिसके पास यूनिक एडवांटेज है, यानी कि मोट है। नंबर 2, देखो कि ये कंपनी के पास कुछ ऐसा कुछ है जिसे कॉपी करना इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर हो उन लोग के लिए काफ़ी हार्ड हो। अगर ये है, इसका मतलब इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट है। इस टाइप का कंपनी सेफर होता है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट करो ऐसा कंपनी में जिसका अर्निंग कॉन्सिस्टेंट है। फिलिप फिशर ने बोला है, आपको कभी भी स्टॉक का प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है उस कंपनी का अर्निंग के ऊपर, अर्निंग ग्रोथ के ऊपर। रिमेंबर, अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपना अर्निंग को ग्रो करता है, प्रॉफिट को ग्रो करता है ईयर आफ्टर ईयर्स, इस टाइप का कंपनी अपने इन्वेस्टर को बड़ा पैसा बनाकर देता है लॉन्ग टाइम में। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, अगर आप देखोगे तो लास्ट डेकेड में बजाज फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर EPS कॉन्टिन्यूसली ग्रो हुआ है। आप देख सकते हो 3.34 से लेकर अभी ये 29 तक चला गया है। कॉन्टिन्यूसली EPS ग्रो हुआ है लास्ट डेकेड में, और इसके बजाय है इसका प्रोडक्ट। बजाज फाइनेंस अपना बिजनेस स्टार्ट किया था सिंपल लैंडिंग से, लोन देते थे। इसके बाद EMI कार्ड, ऐप, फिनटेक इकोसिस्टम, इससे इसका रिपीटेड कस्टमर बना और इसके पास कस्टमर का डेटा भी आने लगा, तो इसके पास बहुत ज़्यादा डेटा भी है। तो ये सारी चीज़ को मिलाकर ये अपना बिजनेस को यूनिक बनाता है। इस टाइप का बिजनेस में मोट है और ये कॉन्टिन्यूसली अपना अर्निंग को इसीलिए ग्रो कर पाया और इसी वजह से ये अपना इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा पैसा बनाकर दिया है। अनदर एग्जाम्पल एप्पल, अगर आप देखोगे तो लास्ट डेकेड में एप्पल का अर्निंग पर शेयर कॉन्टिन्यूसली ग्रो हुआ है स्टेडीली। इसका भी मेन कारण है इसका हर साल न्यू आईफोन, इसका सर्विस एंड साथ में इसका अदर्स प्रोडक्ट जैसे वेरेबल और इस टाइप का जो जितना भी प्रोडक्ट है उसका न्यू प्रोडक्ट। सो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है और इसे हम अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑलवेज चेक करो जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है या नहीं। फोकस करो कंपनी का लास्ट 10 से 5 साल का EPS ग्रोथ के ऊपर, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो होना चाहिए। अगर कंपनी का अर्निंग कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके पास पैसा आ रहा है,
जिसे ये री इन्वेस्ट कर सकता है और इससे ये इस टाइप का कंपनी लॉन्ग टाइम में अपने इन्वेस्टर को काफी बड़ा पैसा बनाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो एप्पल, बजाज फाइनेंस, जिसको मैं पहले बताया, तो ये लास्ट डेकेड में अपने इन्वेस्टर को कितना बड़ा पैसा बनाकर दिया है। अगर आप इसका चार्ट को फॉलो करोगे आप आसानी से देख सकते हो। ऐसे करके मल्टीबैगर को फाइंड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो जस्ट 3 पॉइंट है, ऐसे और भी 6 पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ विथ रियल लाइफ एग्जांपल। और ये मेरा बात नहीं है, ये फिलिप फिशर का बात है, जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक्स कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, जिसे वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं, इसको लिखा है। सो रिमेंबर दिस, इनकॉन्सिस्टेंट अर्निंग इक्वल टू रिस्की, इवन उस कंपनी का प्रोडक्ट पॉपुलर भी क्यों ना हो। अर्निंग कंटिन्यूअसली ग्रो होना चाहिए। इसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। नंबर 1, आप skinner.in में जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का EPS ट्रेंड जो है वो लास्ट 5 से 10 साल में कंटिन्यूअसली ग्रो होना चाहिए। रिमेंबर, कंसिस्टेंट अर्निंग इक्वल टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ओनली ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी का अर्निंग स्टेडी है और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। लेसन नंबर 4, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी री इन्वेस्ट करता है अपने इनोवेशन में, R&D में, न्यू प्रोडक्ट में, रिसर्च में। फिलिप फिशर बोलते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज डोंट सिट ऑन प्रॉफिट्स, दे री इन्वेस्ट देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ। जो कंपनी अपना प्रॉफिट को लेके बैठे रहते हैं वो आगे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करता है और मल्टीबैगर बनता है जो अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं न्यू प्रोडक्ट में, न्यू टेक्नोलॉजी में और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजन को देखो, अमेजन अपना बिजनेस को स्टार्ट किए थे ऑनलाइन बुक सेलिंग से, बट वो ओनली बुक्स लेके बैठा नहीं है, वो अदर्स प्रोडक्ट भी ऐड किया, वो री इन्वेस्ट किए AWS में, इसके बाद लॉजिस्टिक, प्राइम एंड नाउ AI एंड क्लाउड सर्विस ऑल्सो। तो कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है टाइम के साथ साथ, और इसी वजह से ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को काफी बड़ा पैसा बना कर दिया है और इतना ग्रो किया है। अमेजन $10 बिलियन री इन्वेस्ट किया है पहले अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और अभी भी AI एंड क्लाउड के लिए $100 बिलियन 2025 में ये री इन्वेस्ट कर चुका है। और यही कारण है ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, और यही कारण है जिस कारण से लास्ट 10 साल का जो CAGR है इस कंपनी का वो 21% से भी ज्यादा है, जो US स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाता है। मिस्टर वॉरेन बफेट के भी CAGR है 20% का, तो उससे भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है कंपनी, और इसके पीछे कारण है इसका ये री इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपना प्रॉफिट। सेम अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में देखोगे, रिलायंस जियो को देखोगे, तो ये भी सेम इसी चीज को फॉलो करते हैं। रिलायंस का मेन बिजनेस ऑयल से स्टार्ट हुआ था, बट वो ऑयल में रुका नहीं है। इसके बाद रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बाद रिटेल में आया, डिजिटल बिजनेस में आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आया, एंड अभी जियो ब्लैक रॉक का AMC भी लॉन्च हो चुका है। तो आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे ये अपना बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, न्यू इनोवेशन करते जा रहा है, टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के ऊपर री इन्वेस्ट करते जा रहा है। रिलायंस ने 2014 से 2024 तक $125 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जो कि 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और जिसका रिजल्ट आया लास्ट 10 साल का रिलायंस का CAGR है 21%, जो कि काफी एक अच्छा रिटर्न। रिलायंस ने लास्ट 10 साल में अपने इन्वेस्टर को काफी बड़ा पैसा बना कर दिया है, और इसके पीछे ये एक काफी इम्पोर्टेंट कारण है उनका इनोवेशन करना, री इन्वेस्ट करना। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए, R&D के लिए, रिसर्च के लिए, वो कंपनी फ्यूचर में और बड़ा बनता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करता है एंड अपना इन्वेस्टर को काफी बड़ा पैसा बना कर देता है, और इस टाइप का कंपनी सच में मल्टी बैगर बनता है।
रिमेंबर, जो कंपनी कॉन्टिन्यूसली री इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, वो कंपनी अपना कंपिटिटर से काफी आगे रहता है। और जो कंपनी अपना इनोवेशन को बंद कर देता है, वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करना भी बंद कर देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कंपनी हो। ऐसे कंपनी के ऊपर फोकस करो जो कंपनी कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने के लिए सोच रहा है, इनोवेशन कर रहा है, टाइम के साथ साथ री इन्वेस्ट कर रहा है। इस टाइप कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बनता है। इसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? नंबर 1, चेक करो कंपनी का R&D स्पेंडिंग ट्रेंड लास्ट 5 से 10 साल। कंपनी क्या री इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कंपनी R&D कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है? रिमेंबर, इनोवेशन इक्वल टू सर्वाइवल, स्टैग्नेशन इक्वल टू डिक्लाइन। देखो, जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो कंपनी क्या नया नया प्रोडक्ट सर्विसेज अपना बिजनेस में ऐड कर रहा है, और कंपनी कोई न्यू सेक्टर में, न्यू मार्केट में एंट्री कर रहा है। जैसे हम रिलायंस में देखा है, उन्होंने कैसे ऑयल बिजनेस से धीरे धीरे जियो, डिजिटल, रिटेल में धीरे धीरे एंटर किया है और सक्सेस हुआ है, ग्रो किया है। तो ये चीज को आपको फॉलो करना है, ये चीज को आपको देखना है। अवॉइड करो ऐसे कंपनी को जो कॉन्सिस्टेंटली अपना R&D और केपेक्स कट कर रहा है, R&D और केपेक्स धीरे धीरे कम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये एक रेड फ्लैग जैसा है। लेसन नंबर 5, होल्ड लॉन्ग टर्म, डोंट पैनिक सेल ऑन टेम्पोररी डिप। अगर कोई भी टेम्पोररी प्रॉब्लम है तो उसके वजह से आप अपना स्टॉक को सेल मत करो। आप पैनिक में आके आप अपना स्टॉक को सेल मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। रिमेंबर, मार्केट हमेशा अप एंड डाउन होता है, बट बड़ा पैसा बनता है जो लोग अच्छे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। कोई टेम्पोररी प्रॉब्लम में अगर आप पैनिक में सेलिंग कर दोगे अच्छी कंपनी को, तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, आप मल्टीबैगर को मिस कर जाओगे। ये चीज़ को आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल 2016 में 30% से भी ज़्यादा डाउन हो गया था, और उसी टाइम ने वॉरेन बफेट ने एप्पल को बाई भी किया था, जिससे वॉरेन बफेट आगे जाके एक बहुत बड़ा पैसा एप्पल से बना पाया। सेम अगर आप देखोगे 2022 में मेटा क्रैश हो गया था, उसके बाद तो मेटा फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया और वहां से काफी गुना रिटर्न ये कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। सेम इंडिया में भी 2020 में जब कोविड के टाइम बजाज फाइनेंस, रिलायंस जैसे कंपनी नीचे आया था, काफी नीचे आया था, जो लोग पैनिक में उस टाइम सेल कर दिया था लॉस में, उन लोग को लॉस हुआ है। बट जो लोग ऐसे कंपनी को होल्ड करके रखा था उस टाइम, क्योंकि वो एक टेम्पोररी प्रॉब्लम था, परमानेंट नहीं था, कंपनी का फंडामेंटल ठीक था, और इसी वजह से जो लोग उसको उस टाइम होल्ड करके रखा था, आगे जाके रिलायंस, बजाज फाइनेंस अपने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है इस कुछ सालों में। जो आप इसका चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप आसानी से इसे देख भी सकते हो। इससे सीखने को क्या मिलता है? इसलिए अपना स्टॉक को सेल मत करो, क्योंकि आपका स्टॉक 30-40% डाउन हो गया। अगर फंडामेंटल ठीक है तो कभी भी अच्छे कंपनी को 30-40% डाउन हो गया इसलिए सेल कर देना, ये कभी भी सही डिसीजन नहीं होता है। आप कंपनी को तब सेल करो जब उस कंपनी में और उस इंडस्ट्री में कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो और उसका जो डिमांड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। अदरवाइज टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए अच्छे कंपनी को कभी भी पैनिक में सेल मत करो। मल्टीबैगर तब बनता है जब अच्छे कंपनी को आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे, ना कि पैनिक में आके अच्छे कंपनी को सेल करके। इसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, चेक करो कंपनी का फंडामेंटल, अवॉइड करो डेली न्यूज को और स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन को। स्टॉक प्राइस को मत देखो, डेली न्यूज को मत देखो, कंपनी का फंडामेंटल को चेक करो। नंबर 2, जब कोई कंपनी का स्टॉक क्रैश होता है तो उस टाइम क्वेश्चन करो, क्या ये जो प्रॉब्लम है जिसके लिए स्टॉक नीचे आया है, क्या ये टेम्पोररी है और परमानेंट है? अगर टेम्पोररी प्रॉब्लम है तो पैनिक में सेल मत करो, अवॉइड करो पैनिक सेलिंग, पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, जो आपको पैसा को कंपाउंडिंग करने में हेल्प करेगा, जो आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट को भी लॉन्ग टाइम में एक बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देगा, मल्टीबैगर बनाकर देगा थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस चीज को आपको समझना है। रिमेंबर दिस, टेम्पोररी डिप इसका मतलब परमानेंट लॉस नहीं है। अगर टेम्पोररी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टेम्पोररी है, तो स्टॉक प्राइस भी टेम्पोररी नीचे आया है, परमानेंट के लिए नहीं। ये चीज को आपको समझना है, तभी आप अच्छे कंपनी को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर पाओगे लॉन्ग टाइम में, जिससे
आप लॉन्ग टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट से मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपना स्टॉक को पैनिक में आके सेल कर दिए और बाद में आप देखा वो कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई बना दिया और बहुत ऊपर चला गया, काफी गुना रिटर्न बना दिया, मल्टीबैगर रिटर्न बना दिया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? कमेंट करके जरूर बताना। लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट करो ऐसे कंपनी में जिस कंपनी का जो लीडर है वो सीईओ, वो फाउंडर विजनरी हो, जिनके पास विजन है, एम्बिशन है। कोई भी ग्रेट कंपनी जो है उसके पीछे एक विजनरी लीडर होता है जो सबसे पहले फ्यूचर को देख पाते हैं, फ्यूचर को समझ पाते हैं। सो आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका मैनेजमेंट जो है, लीडर जो है, सीईओ जो है, फाउंडर जो है, वो विजनरी हो, एम्बिशियस हो। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस जस्ट अमेजन बना के ओनली बुक सेलिंग करके खत्म नहीं हुए। उन्होंने स्टार्ट किया बुक सेलिंग से, बट उसके बाद उन्होंने और भी प्रोडक्ट उसमें ऐड किया। उन्होंने AWS लेके आया है जो अमेजन वेब सर्विस है। उन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस लेके आया है, अमेजन प्राइम। उन्होंने अदर सर्विस भी लेके आया है जैसे क्लाउड जैसे सर्विसेज। सो टाइम के साथ साथ वो अपना इनोवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ अपना बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं। जिनके पास विजन है कुछ बड़ा करने का एंड उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, और इसी वजह से आज अमेजन का स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न बना कर दिया है, अपना इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया है। अनदर एग्जांपल इंडिया में मुकेश अंबानी। अब देखोगे मुकेश अंबानी जो रिलायंस है वो ऑयल बिजनेस से स्टार्ट किया था, इसके बाद उन्होंने उसको धीरे धीरे टेलीकॉम में लेके आया, जियो लॉन्च किए, इसके बाद रिटेल में आया, धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस में आया एंड अभी जियो, ब्लैक रॉक, AMC भी लॉन्च किया है। सो टाइम के साथ साथ वो अपना बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं। उनके पास एक विजन है और इसीलिए आज रिलायंस का स्टॉक इतना ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो जैसे उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होते गया, नया नया सेक्टर में आना शुरू किया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, सर्विसेज लॉन्च किया, तो स्टॉक भी इस हिसाब से अपना इन्वेस्टर को रिटर्न देना शुरू किया। अगर आप देखोगे तो लास्ट डेकेड में रिलायंस ने काफ़ी बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर को। सो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? जो विजनरी लीडर होता है वो लोग न्यू मार्केट में एंट्री करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, न्यू सर्विसेज लॉन्च करते हैं, समय के साथ साथ इनोवेशन करते हैं जो उनका कंपनी को लॉन्ग टाइम में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनका बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। और बिजनेस ग्रो हो, प्रॉफिट ग्रो हो, तो इन्वेस्टर जो है उसको भी इसका रिजल्ट मिलता है, एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। रिमेंबर दिस, विदाउट विजन इवन प्रॉफिटेबल कंपनी भी एक टाइम आता है जब डाउन होना शुरू कर देता है और खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोडाक, एक टाइम कोडाक काफी बड़ा कंपनी था, बट जब उसका विजन स्टॉप हो गया, इनोवेशन करना स्टॉप हो गया, तो स्मार्टफोन आके उसका जो मार्केट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके लिए कोडाक का स्टॉक प्राइस भी अब देखोगे आज 66% से भी ज़्यादा डाउन हो गया, फ्लैट हो गया। तो रियल लाइफ में हम लोग इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो लीडर है, उसका जो थिंकिंग है उसे समझना है। क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं? क्या वो लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो उस कमिटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसे ही जस्ट बोल रहे हैं? इसे समझना है। तो इसे हम लोग रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ को करो। नंबर 1, देखो जो मैनेजमेंट का जो पास्ट इंटरव्यू है और शेयर होल्डर लेटर है, एनुअल लेटर है, उसे देखो। इसके बाद देखो वो जो बोला है और जो हो रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं, कितना मैच हो रहा है, सच में वो एक्शन में दिखाई दे रहा है या नहीं, फाइनेंशियल में दिखाई दे रहा है या नहीं, ग्रोथ में दिखाई दे रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखो। नंबर 3, ट्रैक करो उस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है या नहीं, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहा है या नहीं, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है या नहीं, और स्टेडी है या नहीं, स्टेबल है या नहीं। इसके साथ देखो कंपनी का लास्ट 5 से 10 साल का कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सेल्स में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप आइडिया लगा सकते हो एक मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड करने में। लेसन नंबर 7, यूज स्कटलबट मेथड। इसका मतलब है ऑब्जर्व करना रियल लाइफ में बिफोर प्राइस
गो अप, मतलब कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से पहले ही आप उस कंपनी को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इसके लिए आपको रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। फिलिप फिशर ने ये चीज़ को पहले किया भी है, और जितना भी ग्रेट इन्वेस्टर है वो लोग ये चीज़ को करते हैं, रियल लाइफ को नोटिस करते हैं, जिससे उसको मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करने में आइडिया मिलता है। जो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से पहले ही वो लोग इसे समझते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो आगे जाके इन लोगों को अच्छा रिटर्न बना कर देता है। इसे कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलिप फिशर ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके मोटोरोला को फाइंड किया था। फिलिप फिशर ने मोटोरोला का चार्ट देख के इन्वेस्ट नहीं किए थे, उन्होंने इंस्टेंट जाके उसका जो सप्लायर है, उसका जो एम्प्लॉयज है, जो कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे बात करके समझने की कोशिश किया है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, और इसी से उसको कंपनी के बारे में आइडिया लगा। उन्होंने मोटोरोला में इन्वेस्ट किया और उसके बाद मोटोरोला उसको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया। तो मोटोरोला का स्टॉक ऊपर जाने से पहले ही फिलिप फिशर ने इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मोटोरोला को फाइंड किया था, उसमें इन्वेस्ट किया था, जो आगे जाके उसको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया है। फेमस इन्वेस्टर मिस्टर पीटर लिंच बोला है, बेस्ट स्टॉक आइडिया कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग एवरीडे लाइफ, मतलब अच्छे कंपनी को ढूंढने के लिए आपको हर रोज का जो डेली लाइफ है उसे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छे कंपनी को फाइंड आउट करने में, मल्टीबैगर फाइंड आउट करने में। पीटर लिंच इसी चीज को फॉलो करके लुलुलेमन जैसे कंपनी में बहुत पहले इन्वेस्ट किए थे, जो उसको बाद में मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया है। पीटर लिंच ने भी ये चीज को फॉलो किए, उन्होंने भी कोई स्टॉक का चार्ट देख के इन्वेस्ट नहीं किए, उन्होंने भी फॉलो किए लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन सा स्टोर हमेशा क्राउडेड रहता है जिसमें भीड़ ज्यादा होता है, कौन सा ब्रांड है जिसे पीपल लाभ करते हैं, जिसे यूज करने के लिए पीपल हमेशा ज्यादा पैसा भी पे करने के लिए रेडी है। पैक्ड स्टोर, लॉयल कस्टमर, प्रीमियम प्राइसिंग, ये सारे चीज से पीटर लिंच रियल वर्ल्ड से मल्टीबैगर आइडिया फाइंड करते थे एंड इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनको अच्छे अच्छे कंपनी मिला था जो उनको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया, और जिससे उन्होंने अपना करियर में मोर देन 29% का CAGR रिटर्न बनाकर दिखाया था, जो एक काफी बड़ा रिटर्न है US स्टॉक मार्केट में। सो ये सारे प्रैक्टिकल चीज है, तो अगर हम लोग भी इसे फॉलो करते हैं तो ये आज भी ऐसे ही काम करते हैं, जो मल्टीबैगर फाइंड आउट करने में हम लोग को काफी हेल्प कर सकता है। सो आज के दिन में इस स्ट्रेटेजी को हम लोग कैसे यूज कर सकते, ये सारी चीज को हम लोग फॉलो कर सकते। जैसे नंबर 1, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। आप आपके आसपास में देखो तो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जब भी आईफोन लॉन्च होता है कितना ज्यादा लाइन होता है, लोगों को पागलपन आप देख सकते हो उस ब्रांड को लेके। अब जाके देखो जो डीमार्ट है उसका स्टोर हमेशा क्राउडेड होता है, लोग वहां पर जाके अपना सामान खरीदने पसंद करता है, और ये बिना एड्स से होता है। ऐसे ही आप अगर जाके देखोगे तो आप देखोगे स्टारबक्स में कितना भीड़ होता है, उसका प्राइस कितना ज्यादा है, इसके बाद भी उसका स्टोर क्राउडेड होता है। सो ये ऐसे करके आप अगर एक एक ब्रांड को ऑब्जर्व करोगे सो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे आइडिया आपको पास आएगा जो सच में लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदने में और सर्विस लेने में इंटरेस्टेड है, जो आपको मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा रियल लाइफ में। और फिलिप फिशर, पीटर लिंच इसी चीज को फॉलो करते थे। रिमेंबर, डिमांड स्पीक लाउडर देन हेडलाइन। नंबर 2, आप सोशल मीडिया को आज के दिन में यूज कर सकते हो फ्री रिसर्च के लिए। चेक कर यूट्यूब, अमेजन का जो प्रोडक्ट का जो रिव्यू है उसको, यूट्यूब में कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आप वीडियो देख रहे हो, अमेजन में कोई प्रोडक्ट है तो उसका रिव्यू को आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि उसका प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है। तो इस हिसाब से आप कोई कंपनी को निकल सकते हो, कोई अच्छा कंपनी को, मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो। आप ऑब्जर्व करो डेली लाइफ को, बहुत सारे डेली लाइफ वीडियो यूट्यूब में आप देख सकते हो, सोशल मीडिया में देख सकते हो, उसमें आप बहुत सारे ब्रांड को देख सकते हो जो लोग ज्यादा से ज्यादा दिखा रहा है। जैसे आप डोमिनोज पिज्जा का ऐड देख रहे हो और स्टारबक्स का ऐड देख रहे हो, आप डोमिनोज पिज्जा का वीडियो देख रहे हो, स्टारबक्स का वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे हो कोई पेप्सी, ड्यू, 7 अप ये सारी चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, तो उस टाइम आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कौन सा कंपनी बनाता है। तो इस टाइप का कंपनी को आप स्टडी करो, उसका फंडामेंटल को चेक करो, जो हम लोग पहले भी सीखा है, तो इसको ऑब्जर्व, वो सारी चीज को, चेकलिस्ट को फॉलो करो। सो ये सारी चीज आपको मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, जो
फिलिप फिशर और पीटर लिंच का फेवरेट स्ट्रेटेजी है। आप ऐप स्टोर का रिव्यू देखो, लोग क्या इसे पसंद कर रहे हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में, इसका रेटिंग कैसा है। सो अगर ये सारी चीज को आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, सो इससे आप बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने से पहले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते। इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या पीपल ये सारे प्रोडक्ट को लेके एक्साइटेड है? जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका कंप्लेंट को चेक करो, क्या वो माइनर है और सीरियस है, क्या उसमें ज्यादा कंप्लेंट आता है और लोग इसको यूज करके खुश है। साथ में देखो कंपनी का जो प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या लोग उसे कंटिन्यूअसली यूज करेंगे या इसका कोई कंपटीशन है। यूजर चाहे तो कभी भी ऑप्शन ढूंढ सकता है, दूसरा कंपनी में इजीली स्विच कर सकता है। देखो आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसे पीपल सच में प्यार करते हैं या नहीं, और जस्ट यूज करना है इसीलिए यूज कर रहा है, ऑप्शन नहीं है इसीलिए यूज कर रहा है, ऐसा तो नहीं। तो ये सारे चीज से आप आइडिया लगा सकते हो वो कंपनी कितना स्ट्रांग है और सच में फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं या नहीं। रिमेंबर, द की इज नॉट पीपल यूज इट, द की इज पीपल लव इट। जो मल्टीबैगर कंपनी होता है उसका ये साइन होता है, उसका जो कस्टमर है वो रिपीटेड कस्टमर होता है, कस्टमर हमेशा उसका प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करता है। जो मल्टीबैगर कंपनी होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो वर्ड ऑफ माउथ उसका ग्रोथ होता है। जैसे डीमार्ट का आप देखोगे कोई ऐड नहीं चलता है, फिर भी लोग उसमें जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए इजीली, तो कोई ऐड का जरूरत नहीं होता है, लोग ही उसका ऐड कर देता है फ्री में। तो ऐसे कंपनी होना चाहिए। साथ में देखो जो आज के दिन में काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो ऑनलाइन होना चाहिए। अगर कोई कंपनी आज के दिन में ऑनलाइन में नहीं है तो वो अपना मार्केट शेयर लॉस कर सकता है, लॉन्ग टाइम में टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा कंपनी को चूज करो जो टाइम के साथ साथ अपग्रेड हो रहा है, अपना बिजनेस को धीरे धीरे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में भी लेके आ रहा है। साथ में ये सारी चीज को भी फॉलो करो। ये सारी चीज अगर होगा तो ये एक रेड फ्लैग है। जैसे कोई कंपनी अगर हेवी डिस्काउंट दे रहा है सेल्स के लिए तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। जैसे हम इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस में देख सकते हैं, जैसे ऐसे कंपनी जिसका जो स्टोर है वो हमेशा एम्प्टी रहता है, खाली रहता है और उसका प्रोडक्ट और सर्विस को उतना पसंद नहीं करता है। जब आप रिव्यू को चेक कर रहे हो तो कोई नेगेटिव रिव्यू है जो बार बार सेम इशू आ रहा है बट कंपनी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। साथ में ये भी रेड फ्लैग हो सकता है अगर वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका कोई ऑप्शन है जिससे जो यूजर है वो आसानी से दूसरा कोई कंपनी से उस टाइप का प्रोडक्ट और सर्विस को आसानी से ले सकता है। अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन है तो ये भी उस कंपनी को वीक कंपनी बनाता है, ये भी एक रेड फ्लैग है। और ये सारी चीज, ये रेड फ्लैग अगर ऑपोजिट हो तो वही कंपनी होता है मल्टीबैगर। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? नंबर शो द पास्ट, स्कटलबट शो द फ्यूचर। सो नंबर से पहले आपको उस टाइप का बिजनेस को समझ में आ जाएगा अगर आप रियल लाइफ में जाके और ऑनलाइन में जैसे हम लोग देखा है इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चेक करोगे, तो आपको नंबर से पहले ही उस टाइप का कंपनी मिल जाएगा जो आगे जाके मल्टीबैगर बनने का चांस काफी ज्यादा रहेगा। सो रिमेंबर, अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस को लोग डेली यूज कर रहे हैं, उसे रिकमेंडेड कर रहे हैं, लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस से स्विच नहीं कर रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, उसे ही यूज करना चाहते हैं, उस टाइप का कोई दूसरा प्रोडक्ट और सर्विस में स्विच नहीं करना चाहते, अगर ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा है तो इस टाइप का बिजनेस में हमेशा प्राइसिंग पावर होता है और जो इस टाइप का बिजनेस को मल्टीबैगर बनने में हेल्प करता है और इस टाइप का बिजनेस ही लॉन्ग टाइम में टिकते हैं, जो अपना इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न भी बना कर देता है। लेसन नंबर 8, फिलिप फिशर का रूल है, अवॉइड करो ऐसे बिजनेस को जिसमें प्राइसिंग पावर नहीं है। व्हाट इज प्राइसिंग पावर? प्राइसिंग पावर मीन्स एक कंपनी जो किसी भी टाइम अपना प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस को बढ़ा सकता है, बट उसका प्राइस बढ़ाने के बाद भी जो कस्टमर है जो इसे यूज़ करते हैं वो कभी भी प्राइस बढ़ गया है इसीलिए वो कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो लोग इसके बाद भी ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी है और उस प्रोडक्ट को और उस सर्विस को लेने के लिए रेडी है। ये होता है प्राइसिंग पावर। अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस ये चीज़ नहीं कर सकता है, यानी कि उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो उसका जो कंट्रोल है, उसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर नहीं। तो रिमेंबर, जो ग्रेट कंपनी होता है उसके पास हमेशा प्राइसिंग पावर होता है,
उसका प्राइसिंग वो खुद डिसाइड करते हैं, ना कि मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई बिजनेस जिसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस का बिजनेस। आप खुद सोचो, जब आप कोई फ्लाइट का टिकट खरीदते हो, आप कंपेयर करके खरीदते हो। क्यों? क्योंकि मेनली प्राइस के वजह से, जहाँ पर आपको कम में मिलता है, सस्ता मिलता है, आप उसमें अपना टिकट बुक करते हो। सो इसके पीछे मेन कारण होता है मेनली प्राइसिंग। तो इससे बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है? अगर कोई एयरलाइंस अपना फ्लाइट का टिकट को बढ़ा देता है, तो कस्टमर इंस्टेंटली स्विच कर जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, जहाँ पर उसको सस्ते में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है। इससे उस कंपनी का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, और बहुत सारे टाइम तो कंपनी को लॉस भी उठाना पड़ता है, और बहुत सारे टाइम तो मार्जिन को फिर से ग्रो ही नहीं कर पाते, और लॉस मेकिंग कंपनी भी बन जाते। इवन फ्लाइट फुल हो जाने के बाद भी एयरलाइंस कंपनी मैक्सिमम टाइम स्ट्रगल करते हैं पैसा बनाने में, प्रॉफिट करने में। और इसके पीछे कारण है फ्यूल कॉस्ट चेंज होना, तेल का जो खर्चा है वो अप एंड डाउन होना, स्टाफ का कॉस्ट राइज होना, और बहुत ही हार्ड कंपटीशन होना। तो इस टाइप का जो बिजनेस है यह हमेशा अच्छा सर्विस देते हैं, बट इसके बाद भी इस टाइप का जो बिजनेस है ये हमेशा स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिट बनाने में। अनदर एग्जाम्पल, जैसे ऑयल कंपनीज। जो ऑयल कंपनीज होता है, इसके हाथ में भी प्राइसिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो प्राइस सेट करते हैं ग्लोबल मार्केट। ये वो कंपनी सेट नहीं कर पाते। जब ऑयल प्राइस हाई होता है तब कंपनी का प्रॉफिट भी हाई होता है और बढ़ते हैं, और जैसे ही ऑयल प्राइस गिरना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट भी गिरना शुरू कर देता है, और उसके वजह से बहुत सारे कंपनी का तो डिविडेंड भी काट होना शुरू कर देता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बंद हो जाता है टाइम में। सो इस टाइप का जो बिजनेस है ये हमेशा डिपेंड करते हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, सप्लाई शॉक्स के ऊपर, इकोनॉमिक सर्कल के ऊपर। इस टाइप का जो बिजनेसेस है ये बूम एंड क्रैश जैसे बिजनेसेस है। इस टाइप का बिजनेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, जो इन्वेस्टर के लिए काफी स्ट्रेसफुल होता है। नाउ अपोजिट बिजनेस विद प्राइसिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल अपना प्रोडक्ट का प्राइस रेगुलरली बढ़ाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है? कुछ फर्क पड़ता है? आप देखोगे, जब भी आप एप्पल का नया फोन लॉन्च होता है तो कितना लंबा लाइन पड़ जाता है, कस्टमर क्रेजी हो जाता है इसका प्रोडक्ट को लेने के लिए, लोग ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है, लोग इसका जो न्यू अपग्रेड वर्जन आता है उसे लेने के लिए रेडी है विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इकोसिस्टम लॉक इन एंड इमोशनल लॉयल्टी। ज़्यादातर कस्टमर ये नहीं पूछते कि इस बार जो फ़ोन आया है ये क्या चीपर है, वो लोग इसी चीज़ को पूछते हैं क्या ये नया आईफोन है। प्राइस जितने भी हो वो लोग खरीदने के लिए और वो प्राइस पे करने के लिए रेडी है। दैट इज़ प्राइसिंग पावर, दैट इज़ कंट्रोल। आप सिंपली इस चीज़ को कोई भी कंपनी में टेस्ट कर सकते हो आसानी से। जस्ट आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्राइस है उसे कंपनी कल से बढ़ा दे 10%, तो क्या आप फिर भी उसका प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए रेडी हो, उसको बाई करने के लिए रेडी हो, आप उसको ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी हो? अगर आप पे करने में रेडी हो, इसका मतलब उस कंपनी में प्राइसिंग पावर है। बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने से आप समझ पाओगे जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी में रियली प्राइसिंग पावर है या नहीं, मोट है या नहीं। फिलिप फिशर हमेशा जो कंपनी में प्राइसिंग पावर है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिशर अवॉइड करते हैं सिक्लिकल बिजनेस को जिसमें प्राइसिंग पावर नहीं होते। सिक्लिकल बिजनेस जो है वो पैसा बनाता है जब अच्छा टाइम होता है, बट जब बुरा टाइम आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइप का कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कोलैप्स हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। इस टाइप का कंपनी जो होता है, सिक्लिकल बिजनेस जो होता है, इसको ग्रो करने के लिए परफेक्ट कंडीशन होना चाहिए। अगर कंडीशन मैच नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस टाइप का जो बिजनेस है वो तुरंत क्रैश हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। इसलिए फिलिप फिशर जो सिक्लिकल बिजनेस है, इस टाइप का बिजनेस को अवॉइड करते हैं एंड ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिस बिजनेस में प्राइसिंग पावर होता है। जो लोग इन्फ्लेशन के टाइम अपना प्रोडक्ट का प्राइस को आसानी से बढ़ा सकता है, उसके बावजूद भी कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए तैयार हो जाता है, उसको ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे कंपनी रिसेशन के टाइम में भी अपना प्रॉफिट को
प्रोटेक्ट कर सकता है एंड लॉन्ग टाइम में अपना इन्वेस्टर को डेकेड तक कंपाउंडिंग रिटर्न, अच्छा एक रिटर्न बनाकर दे सकता है, अपना पैसा को कंपाउंड करके देता है। लेसन 9, फिशर रूल, डाइवर्सिफाई बट डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। फिलिप फिशर बिलीव करते हैं डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इग्नोरेंस, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कन्विक्शन। फिशर बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना अच्छा है बट ओवर डाइवर्सिफाई करना अच्छा नहीं है। फिलिप फिशर पसंद करते हैं 10 से 12 हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ना कि 40-50 एवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करना। वाई? बिकॉज ग्रेट बिजनेसेस डिजर्व फोकस नॉट डिल्यूशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने से प्रॉब्लम क्या है? फिशर बोलते हैं अगर आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आप प्रॉपरली अपना इन्वेस्टमेंट और अपना कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रख पाओगे, सारे कंपनी को ठीक से फॉलो नहीं कर पाओगे। इससे फिशर बोलते हैं अगर आप ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो जो कुछ कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने का चांस रखता है उसे आप मिस कर जाओगे, आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकते थे आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए, आपने इक्वली डाइवर्सिफाई किए बहुत सारे कंपनी में, तो आपका जो रिटर्न है, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा भी रिटर्न दिया फिर भी आपका रिटर्न एवरेज ही रहेगा। सो एंड ऑफ द रिजल्ट आपका जो रिटर्न होगा वो मार्केट के बराबर होगा, इंडेक्स के बराबर होगा। आप इंडेक्स को लॉन्ग टाइम में बीट नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट करोगे तो, अकॉर्डिंग टू फिलिप फिशर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वॉरेन बफेट का मेन जो पैसा बना वो कुछ ही स्टॉक से बना है, जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, ये सारे कंपनी उनको सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है। ये सारे उसका कोई ट्रेड नहीं था शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारे उसका डेकेड तक कमिटमेंट था, पेशेंस था, आउटस्टैंडिंग बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने का रिजल्ट था। मिस्टर बफेट को पैसा बनाने के लिए 100 कंपनी में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, जस्ट फ्यू ग्रेट कंपनी उनको उनका जो मैक्सिमम पैसा है वो बना कर दिया है। सेम अगर आप इंडिया में देखोगे तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिसे इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है, उनका भी जो मेन पैसा बना वो कुछ ही स्टॉक से बना है, जैसे टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, लुपिन जैसे कंपनी से। सेम अगर आप मनीष पबराई को भी देखोगे, उनका भी फेवरेट है 10 से 12 क्वालिटी बिजनेस को होल्ड करना, ना कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मनीष पबराई का फेवरेट है उनका जो बेस्ट आइडिया है जिसमें उसका ज़्यादा कन्विक्शन है, वो पसंद करते हैं उसमें बिग पोजीशन होल्ड करने के लिए, ये उनका स्ट्रैटेजी है। मनीष पबराई बोलते हैं इफ यू फाइंड ए ग्रेट बिजनेसेस एट ए ग्रेट प्राइस व्हाई डिल्यूट इट विथ मीडियोकर वंस। अगर आपको लीडर मिलता है सो आप लीडर में इन्वेस्ट नहीं करके आप मीडियोकर कंपनी में क्यों ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे? फिलिप फिशर का सिंपल लॉजिक है, अगर आपको पता है ये बिजनेस अच्छा है, इसका फ्यूचर में डिमांड है, आप समझ गए इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी विजनरी है, इनके पास एम्बिशन है, मैनेजमेंट के ऊपर आपका ट्रस्ट है, आप देख रहे हो ये जो इंडस्ट्री है ये फ्यूचर में ग्रो होने वाला है और ये कंपनी ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द मार्केट लीडर है, जिनके पास मोट है, प्राइसिंग पावर है, देन ओनिंग मोर ऑफ योर बेस्ट आइडियाज मेक सेंस। Owning weak idea just for diversification does not। मतलब अगर ये सारी चीज़ है तो आप कुछ गिने चुने कंपनी में इन्वेस्ट करो, 10-12 कंपनी में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, ना कि 40-50 मीडियोकर कंपनी में। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट आपका जो बड़ा पैसा बनता है वो गिने चुने कुछ कॉन्सेंट्रेशन इन्वेस्टमेंट से वो बड़ा पैसा बनेगा। फिलिप फिशर बोलते हैं डोंट कलेक्ट स्टॉक्स, ओन बिजनेसेस। जो कंपनी में आपको ज़्यादा कन्विक्शन है, जो कंपनी आपको लगता है फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकता है, जिस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, ऐसे कुछ गिने चुने कंपनी में आप अपना बिगर बेट जो है वो बिगर बेट आप ऐसे कंपनी में करो जो आपको बड़ा पैसा बना के देने के लिए हेल्प करेगा, अकॉर्डिंग टू फिलिप फिशर। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप इस चेक लिस्ट को जरूर फॉलो करो। नंबर 1, जो कंपनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी जो इंडस्ट्री में है और जो सेक्टर में है, क्या वो ग्रोइंग सेक्टर में है, ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। नंबर 2, जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या उस कंपनी में कोई मोट है, कोई एडवांटेज है। नंबर 3, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या उस कंपनी का अर्निंग
कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ईपीएस ग्रो हो रहा है लास्ट 5-10 ईयर्स से। नंबर 4, क्या जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कंपनी अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, R&D करते हैं, केपेक्स करते हैं? क्या वो इनोवेशन के लिए, नया प्रोडक्ट के लिए, नया सर्विस के लिए अपना प्रॉफिट वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? नंबर 5, क्या आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो विदाउट पैनिकिंग? अगर आज इन्वेस्ट करने के बाद कल ही आपका कंपनी का स्टॉक प्राइस 40-50% तक गिर जाए तो क्या आप होल्ड कर सकते हो बिना पैनिक किए हुए, सेल किए हुए? लॉन्ग टाइम के लिए वो पेशेंस है, वो कॉन्फिडेंस है। नंबर 6, जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का जो लीडर है, जो सीईओ है, जो फाउंडर है, जो मैनेजमेंट है, उसके पास विजन है? क्या उनके पास एम्बिशन है? क्या वो जो भी बोलते हैं वो मैक्सिमम चीज को एक्शन में प्रूव करके दिखाता है? पास्ट में क्या ऐसे किया है? नंबर 7, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या उसका प्रोडक्ट और सर्विस को लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं? क्या कस्टमर उसका प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए कोई भी पैसा पे करने के लिए रेडी है? नंबर 8, क्या उस कंपनी में प्राइसिंग पावर है? अगर कल के दिन में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विस के लिए 10% पैसा बढ़ा दे तो क्या फिर भी कस्टमर उससे बाय करेंगे? फिर भी ज़्यादा पे करने के लिए लोग रेडी है? एंड नंबर 9, अगर ये सारी चीज़ ठीक है तो ऐसे गिने चुने कुछ कंपनी को लेके, 10-12 कंपनी को लेके आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बड़ा पैसा बना कर दे सकता है। ओवर डाइवर्सिफाई मत करो। अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करोगे तो आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा, आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, आप एवरेज पैसा बना पाओगे अकॉर्डिंग टू फिलिप फिशर। सो सिंपल रूल है, अगर इनमें से 6 और इससे ज़्यादा येस है तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए लायक है। इस टाइप का कंपनी ज़्यादातर फ्यूचर में मल्टीबैगर बनता है। और फिशर बोलते हैं अगर इनमें से 6 और 6 से कम ईयर्स है तो आप वेट करो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए कोशिश करो। तो ये सिंपल रूल है जो मल्टीबैगर फाइंड आउट करने के लिए और मल्टीबैगर को फिल्टर आउट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। नाउ मिस्टर वॉरेन बफेट का मेंटर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, इसे सीखने के लिए आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस में और एग्जाम्पल के लिए है। ये कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, सो बिफोर इन्वेस्टिंग और कोई भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लेना। थैंक यू।